So let's talk about non-alcoholic fatty liver disease. नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ मतलब ये होता है कि अल्कोहल इनटेक हुए बिना ही जो है वो लिवर डिजीज़ हो जाए। अब इसमें मेन ये चीज़ होती है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर कोई डेवलप्ड किया हुआ मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है कहीं ना कहीं आपके लिवर को एंड बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो जाएंगी? ओबेसिटी हो जाएगी, डिस्लिपिडीमियास है, हाइपर इंसुलिनीमिया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि कहीं ना कहीं आपके लिवर के अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन करवाएंगे, फैट्स के सेल्स की नेक्रोसिस करवाएंगे, एपोटोसिस करवाएंगे, मतलब कि वहाँ भी जो है वो सेल की डेथ हो रही होगी, इन्फ्लामेशन हो रही होगी। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस के अंदर आपने मेन चीज़ ये याद रखनी है कि अब तक जो डेटा आप फॉलो किया जाता है वो ये किया जाता है कि जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो हेपेटिक सीटोसिस करवाती है, आगे जाके वो हेपेटिक सीटोसिस करवा देती है। और जो आपके लिवर के अंदर ऑक्सीडेटिव इंजरी होगी, मींस के फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होगी, वो फ्री रेडिकल्स जो है वो सेल नेक्रोसिस करवाएंगे और थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये दो मेन डेटा में आए हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर एक स्टैब्लिश्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम है एंड स्टैब्लिश इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उन पेशेंट्स के अंदर विजरास में फैट्स की एक्यूमुलेशन होगी, इंक्लूडिंग लिवर। इसके साथ साथ लिपिड हार्मोन लाइक एडिपोनेक्टिन एक लिपिड हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है इन स्टैब्लिश मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केस में, और साथ साथ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की भी प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें होंगी जब भी कभी किसी पेशेंट को एक स्टैब्लिश्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा और स्टैब्लिश इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। ठीक है ना। अब ऐसे फैट लेडेन जो ये आपके हेपेटोसाइट्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द लिपिड परऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। लिपिड परऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स कौन प्रोड्यूस करवाता है? लिपिड परऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विच आर, मतलब जो भी आपका लिवर के अंदर ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होंगे, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करवाएंगे, लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, फिर लिपिड पर ऑक्सीडेशन से जो जो प्रोडक्ट आएंगे वो जो है वो हेपेटोसाइट्स की एपोटोसिस करवाएंगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल ऑफ दीज चेंजेस, ये जो मैंने अभी आपको मेंशन किया, विजरल फैट एक्यूमुलेट हो जाना, एडिपोनेक्टिन की कम प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हो जाना, दीज में प्रोमोट दी हेपेटोसाइट एपोटोसिस। ओके, fat laden hepatocytes are sensitive to the lipid peroxidation products which are generated by the oxidative stress. ठीक है, and then thus cause the hepatosis. ठीक है, ये जो था इसकी पैथोजेनेसिस की बात थी, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ कुछ आपके एपिडेमोलॉजी के ऊपर। एपिडेमोलॉजी के अंदर सिंपल ये रखना है कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर इक्वली इफेक्ट करता है, और 70% केसेस के अंदर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर जा भी सकता है, एंड 10 to 30% केसेस के अंदर ये सीरोसिस के अंदर जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये एक क्रिप्टोजेनिक सीरोसिस का कॉज है। मतलब क्रिप्टोजेनिक का मतलब ये होता है कि जिसका कोई कॉज आपको पता ना हो अब तक, ऑफ नॉन नोन कॉज एंड नॉन कॉज। एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर रिस्क फैक्टर्स में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज़ मोस्ट कॉमन। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई खास इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, जनरल फीचर्स हो सकते हैं, फटीकनेस हो सकती है, राइट साइड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई खास फीचर्स होंगे नहीं। जनरली जो फीचर्स जैसे लिवर डिजीज़ के अंदर प्रेजेंट करते हैं वो फीचर्स होंगे। इसके अलावा ये है कि एबनॉर्मल LFTs आपको दिखेंगे, और जो फीचर्स आ रहे होंगे हो सकता है कि कोई और जो मेटाबॉलिक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ है उसके सिम्टम्स अलग से आ रहे होंगे। इसके अलावा बाकी लिवर के हिसाब से कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आएंगे, एबनॉर्मल LFTs आपको मिलेंगे। ट्रांसअमाइनेसेस आर मोर एलिवेटेड। इसमें ट्रांसअमाइनेसेस के अंदर भी जो है ना ALT जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू AST। जबकि मैंने जब अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ पढ़ाया था उसमें मैंने कहा भी था कि AST जो है यानी कि एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज जो है वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा बाकी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर जो है वो एलेनिन ट्रांसअमाइनेज इज़ मोर एलिवेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ALT ज़्यादा बढ़ा हुआ है एंड AST कम बढ़ा हुआ है। इसके अलावा GGT भी बढ़ा हुआ है विच इज़ गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, और
मैंने कहा भी कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है यानी कि जो सीरोसिस है वो सिर्फ 10 to 30% केसेस में मिलती है, तो बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं सीरोसिस के, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर सीरोसिस की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत रेडिली आ रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, ये तो मैंने कहा एलएफटी चेक करवा दो, ट्रांसअमाइनेजेस देख लो, जीजीटीज देख लो, तो ये सब हो गया। इसके अलावा लिवर बायोप्सी हम देख सकते हैं स्कारिंग वगैरह देखने के लिए। अगर काफ़ी ज़्यादा स्कारिंग होती है तो फिर वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को इंडिकेट नहीं करते, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर बहुत माइनर किस्म की आपको इन फाइब्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन वगैरह चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूँ तो हेपेटोसाइट्स के अंदर जाहिर की बात है कि फैट्स स्टीटोसिस होगा, तो फैट्स के वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एक टर्म यहाँ पे दी हुई है जो कि मेन इनकी मोर्फोलॉजी को डिफाइन करती है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि नॉन अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर जो है वो एक तो फैट्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीटो फॉर द फैट्स वन, एंड हेपेटाइटिस मतलब कि लिटिल बिट किस्म की आपको इन्फ्लेमेशन भी मिलेगी, मेलोडी बॉडीज़ भी दिखेंगी, मेलोडी बॉडी स्केलेटन फिलामेंट प्लस एप्टिन का जो है वो इंक्लूजन्स हैं। हेपेटाइटिस थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन मिलेगी, हेपेटोसाइट्स की थोड़ी बहुत डेथ मिलेगी, एंड लिटिल बिट ऑफ फाइब्रोसिस टू। इसके अलावा जो है वो स्कार टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा फाइब्रोसिस के बाद, जाहिर की बात है। और एक और चीज़ जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करती है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से, वो ये है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के केस में मोनोन्यूक्लियर सेल्स आर मोर प्रोमिनेंट देन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। हालांकि अल्कोहलिक के अंदर जो है वो न्यूट्रोफिल्स आर मोर एलिवेटेड, न्यूट्रोफिल्स जो है वो हेपेटोसाइट्स को सराउंड किए हुए होते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर। ना इसके अलावा यहाँ पे बस इसकी कोई खास है नहीं कि कोई इतनी खास इन्फ्लेमेशन, हेपेटोसाइट्स की डेथ या स्कारिंग इतनी प्रोमिनेंट या इतनी अप्रिशिएबल नहीं होगी। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को यही कहेंगे कि आप अपना वेट रिड्यूस करो, ठीक है, क्योंकि यूजुअली मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ओबेसिटी भी होती है, उसकी वजह से भी सारे फीचर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फैट्स की एक्यूमुलेशन होगी। वेट लॉस करो, बीएमआई को कंट्रोल रखो, उसको रिड्यूस करो। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ओबेसिटी की वजह से समटाइम्स डेवलप हो जाती है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस है और उसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, तो ऑफकोर्स मैं डायबिटीज़ ट्रीट करने के लिए उसको ट्रीटमेंट दूंगी। अब यहाँ पे उन्होंने मेटफॉर्मिन मेंशन किया है। मेटफॉर्मिन जो है वो यूजुअली फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि मैं डायबिटीज़ को पेशेंट को हम लोग देते हैं। इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स लिवर पूरा डैमेज हो जाएगा, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर डन विद द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़।